हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टेक्निकल कैंपस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज कंट्रोल्ड टेक्निक। हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग को पढ़ना है सीरीज कैपेसिटर। ठीक है ना, सीरीज कैपेसिटर हम लोग को पढ़ना है। तो लिख देता हूं मैं हेडिंग यहाँ पे, सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, क्या देख लिया हमने अभी तक? हमने देखा है शंट कैपेसिटर एंड शंट रिएक्टर, और उनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब है सीरीज कैपेसिटर। हमें ये देखना है कि सीरीज कैपेसिटर से कैसे वोल्टेज कंट्रोल हो सकता है, कैसे वोल्टेज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अंडर वोल्टेज को ये करेक्ट करेगा या ओवर वोल्टेज को करेक्ट करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, सीरीज कैपेसिटर इज यूज्ड टू करेक्ट, सीरीज कैपेसिटर is used to correct अंडर वोल्टेज। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिए, बट आगे चल के मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा। ठीक है ना, अंडर वोल्टेज को करेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं किसको? सीरीज कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं अंडर वोल्टेज को करेक्ट करने के लिए। होता क्या है सीरीज कैपेसिटर को यूज करने से? यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन का, उसको हम लोग चेंज कर रहे थे। ठीक है ना, reactance of the transmission line will be changed in order to control the voltage. Reactance of transmission line is changed ठीक है ना, to control the voltage। पहला दो मेथड जो हमने पढ़ा था उसमें हमने रिएक्टेंस को चेंज नहीं किया था, वहां पे हम लोग करंट को चेंज कर रहे थे। यहां देखिए क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपसे बोलूं कि एक इंडक्टर है, कहीं पर एक सर्किट है, वहां पे सिंपली एक इंडक्टर है, तो इसका रिएक्टेंस कितना होगा? एक्सएल। ठीक है ना, यानी कि इस सर्किट का जो रिएक्टेंस है वो कितना है? एक्सएल है ना, जिसको एक्सएल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ओमेगा इंटू एल। बट मैं क्या बोलूं, एक कंडीशन आपके लिए मैंने बना दिया। क्या कंडीशन बना दिया कि इसी सर्किट में, ये जो प्योर इंडक्टर था, इसी में एक मैं अगर सीरीज में कैपेसिटर डाल दूं, ठीक है ना, सीरीज में क्या कर दिया हमने? कैपेसिटर लगा दिया। अब बताइए ये जो होल सर्किट है, इसका रिएक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि पहले से एक्सएल तो था ही, अब क्या आ गया? एक्सी आ गया। याद है ना, हम लोग क्या लिखते थे? प्लस जे एक्सएल लिखते हैं और माइनस जे एक्सी लिखते हैं, या फिर माइनस जे प्लस जे नहीं भी लिखना है, तब भी हमें पता है एक्सएल और एक्सी क्या होता है। एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं, है ना। एक्सएल और एक्सी क्या होता है? आउट ऑफ फेज होते हैं। तो अब जो ओवरऑल जो रिएक्टेंस होगा यहाँ पे, एक्स नेट जो आएगा वो क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, यानी ओवरऑल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस को चेंज करने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या होगा? पहला केस ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। केस वन क्या है सर हमारे पास? केस वन होगा विदाउट सीरीज कैपेसिटर, यानी कि हमने अलग से कुछ नहीं लगाया है, सिंपल आपका ट्रांसमिशन लाइन है विदाउट सीरीज कैपेसिटर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट सीरीज कैपेसिटर। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना लोड लगा होगा। ठीक है, लोड लगा हुआ है PL प्लस J टाइम्स ऑफ QL। ये आपका क्या है? सेंडिंग एंड। ये क्या है? रिसीविंग एंड वोल्टेज है। तो VR1 बोल देते हैं, पहला केस है VR1 बोल देते हैं। यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा? J इंटू एक्स होगा,
भाई ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस होगा वो तो प्योरली इंडक्टिव होगा, सीरीज रिएक्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम रेसिस्टेंस को क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे 0 मान के चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है पूरा, J इंटू एक्सएल लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। या फिर अगर आप एग्जैक्ट भी मानना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट भी मान लीजिए। यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं कि चलिए भाई ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पिडेंस है वो कितना है, R प्लस J टाइम्स ऑफ एक्सएल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है आपके पास। क्लियर है? तो आपको मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, उसमें चेंज इन वोल्टेज, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, Vs माइनस VR1 इज इक्वल टू क्या होता है करंट I इंटू R कॉस ऑफ फाई आर प्लस माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पे लैगिंग लोड है मान के चलते हैं हम, तो प्लस ले लेते हैं I इंटू एक्सएल साइन फाई आर, यानी कि रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर एंगल जो उसको हम लोग फाई आर बोल रहे हैं, यही था हमारे पास Vs माइनस वी आर। चलिए ये जो डिफरेंस है सेंडिंग एंड वोल्टेज का और रिसीविंग एंड वोल्टेज का, पहला केस है तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये डेल्टा V1 है, क्या है, डेल्टा V1 है। अब केस 2 हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, केस टू विद सीरीज कैपेसिटर, अगर सीरीज कैपेसिटर अगर हम लोग कंसीडर करें तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए तो डायग्राम कैसा बनेगा, यहां पर अब सीरीज में क्या आ गया, एक कैपेसिटर भी आ गया, ठीक है ना, डायग्राम कुछ ऐसे ही बनने वाला है, सीरीज में क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा, और यहाँ पे रिसीविंग वोल्टेज को अब मैं VR2 बोल रहा हूँ और सेंडिंग इन वोल्टेज तो सेम है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर आ गया, यानी कि माइनस ऑफ J XC आ गया। तो अब अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का अगर कैपेसिटेंस लिखना, इंपेडेंस लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, R प्लस J ऑफ XL तो पहले से था, अब इसमें क्या जुड़ गया, XC, माइनस ऑफ XC जुड़ रहा है, बट ये दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब भी इंडक्टिव और कैपेसिटिव एक साथ आएंगे उनका रिएक्टेंस क्या होगा, हमेशा माइनस होता है, प्लस कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, इस केस में अगर मैं लिखना चाहूं क्या, Vs माइनस VR2, तो क्या लिखा जाएगा, देखिए I इंटू R कॉस ऑफ फाई आर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल था, अब क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस XC इंटू साइन ऑफ फाई आर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ये डेल्टा V2 है, चेंज इन वोल्टेज, डिफरेंस इन वोल्टेज फ्रॉम सेंडिंग इनटू रिसीविंग एंड, है ना, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम सेंडिंग इनटू रिसीविंग एंड, या फिर डिफरेंस इन वोल्टेज इन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का जो डिफरेंस है वोल्टेज का, वही क्या है, डेल्टा V2 है। भाई डिफरेंस की वजह से ही तो क्या है, अगर इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज, तब तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है ना, तो वोल्टेज कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, सेम वोल्टेज आ जाएगा, रिसीविंग एंड इज इक्वल टू सेंडिंग एंड हो गया कंडीशन। अभी क्या हो रहा होगा, अभी भाई सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में कोई डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को हम डेल्टा V1 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कैपेसिटर नहीं था तो हम मान लेते हैं कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में जो डिफरेंस वो कितना है, डेल्टा V1, बट जब सीरीज कैपेसिटर लगा दिए तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में जो वोल्टेज है वो कितना है, डेल्टा V2 है, ठीक है ना। तो अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखूं तो क्या लिखेंगे, Vs माइनस VR2, इसी को क्या बोला है मैंने, डेल्टा V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, I इंटू R इंटू कॉस ऑफ फाई आर तो है ही, प्लस अंदर क्या है, I इंटू एक्सएल इंटू साइन फाई आर माइनस I इंटू XC इंटू साइन फाई आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा V2 इज इक्वल टू, और ये क्या है, अगर हम लोग देखें फर्स्ट केस में देखें तो इसी को हमने क्या बोला था, देखिए इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था डेल्टा V1, ठीक है ना, यही वाला टर्म तो है, इसको हमने क्या बोला था, डेल्टा V1, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V1 माइनस ऑफ I इंटू XC इंटू साइन फाई आर। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2
इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आई इंटू एक्सी इंटू साइन फाई आर। क्या मतलब है इसका, डेल्टा V1 जो है वो बड़ा है किससे, डेल्टा V2 से। डेल्टा V1 बड़ा है डेल्टा V2 से, इसका मतलब क्या है कि जब आप सीरीज कैपेसिटर नहीं यूज कर रहे थे तो उस केस में जो डिफरेंस था सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड के वोल्टेज का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था, और जब आप सीरीज कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या है, कम है, तभी डेल्टा V2 क्या आ रहा है, कम आ रहा है। बात समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं बोलूं कि आइडियल केस है VS और VR, सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज दोनों अगर सेम है, अगर दोनों सेम होंगे तो डेल्टा V क्या आएगा, जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। डेल्टा V क्या आएगा, जीरो आएगा। सेंडिंग इंड, पीछे जो दो केस मैंने आपको पहले पढ़ाया, शंट कैपेसिटर शंट रिएक्टर, वहां के डेल्टा V से ये इस डेल्टा V की बात आप नहीं करिए। यहाँ पे हम डेल्टा V बोल रहे हैं सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं, दो अलग अलग केसेस में। पहला केस था जिसमें सीरीज कैपेसिटर नहीं यूज कर रहे हैं, दूसरा केस है जिसमें सीरीज कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो जब हम सीरीज कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो हमने देखा कि VS माइनस VR जो है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अगर VS माइनस VR कम है इसका मतलब वोल्टेज इंप्रूव हो गया ना। अगर वोल्टेज इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाए कि VS माइनस VR जो है वो जीरो हो जाए, कम होना अच्छी बात है ना, VS माइनस VR के बीच में जितना कम डिफरेंस रहेगा हम बोलेंगे वोल्टेज उतना ही ज्यादा इंप्रूव हुआ है। वोल्टेज उतना यानी कि VR की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ी है, यानी कि वोल्टेज प्रोफाइल क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, डेल्टा V2 कम हुआ, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया हमारा, इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो इंप्रूव हुआ है। ठीक है ना, यानी कि ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि VR2 का जो मैग्नीट्यूड है वो VR1 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब आप सीरीज कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, किस केस किससे, जब आपने सीरीज कैपेसिटर यूज नहीं किया था। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज इंप्रूव्ड, रिसीविंग एंड वोल्टेज इंप्रूव्ड। रिसीविंग इन वोल्टेज क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। हम ये बात इजीली यहां से बोल सकते हैं। अब कितना वोल्टेज इंप्रूव हुआ तो उसके लिए अब हम लोग डेल्टा V लिखेंगे। यहाँ पे डेल्टा V1 डेल्टा V2 ये अलग चीज था। अब हम क्या डेल्टा V क्या लिख रहे हैं, इन दोनों केस के रिसीविंग एंड का अगर हम लोग डिफरेंस लें, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम VR2 माइनस VR1 करने वाले हैं, या फिर डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2 इनका डिफरेंस ले लीजिए, या फिर VR1 और VR2 का डिफरेंस ले लीजिए, तो एक ही चीज है। ठीक है ना, तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना का डिफरेंस है सर, I इंटू एक्सी इंटू साइन फाई आर, इतने का डिफरेंस है। ठीक है ना, इतना डिफरेंस है। जब आप सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं तो इतना वोल्टेज आपका इंप्रूव होता है, डेल्टा V। आई होप आप समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए इतना वोल्टेज क्या हो रहा है, आपका इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सिमिलरली आप एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पे, कि मैं बोलूं कि जो आपका कैपेसिटर है QC, कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई किया जाने वाला रिएक्टिव पावर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलेगा, यहाँ पे चूंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो करंट का फॉर्मूला आप लगाइए, I स्क्वायर इंटू एक्सी। पर फेज लिखना है तो एक्सी पर फेज होगा, ठीक है ना, या फिर QC पर फेज लिखना है तो एक्सी पर फेज। ठीक है ना, अगर 3 फेज लिखना है तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से एक बात समझ में आ गया हमको कि QC पर फेज जो है रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय सीरीज कैपेसिटर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I स्क्वायर के। और एक्सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, एक्सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा सी लिखेंगे तो नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है ओमेगा इंटू सी। ठीक है ना, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी और करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो मेथड था ये कौन सा मेथड था, सीरीज कंपनसेशन मेथड। पहले जो हमने 2 मेथड पढ़ा था वो शंट कंपनसेशन मेथड था। अभी जो हमने पढ़ा है वो कौन सा मेथड है, दिस इज आवर
सीरीज कंपनसेशन मेथड, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं। तो परसेंटेज सीरीज कंपनसेशन क्या होता है, सीरीज कंपनसेशन क्या होता है, देखिए सीरीज कंपनसेशन कोई आपसे पूछे सीरीज कंपनसेशन या क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई बिना कंपनसेशन का कितना रिएक्टेंस था और विद कंपनसेशन कितना रिएक्टेंस हो गया, ठीक है ना। देखिए जब आप सीरीज कैपेसिटर नहीं लगाए थे तो रिएक्टेंस कितना था, लाइन का रिएक्टेंस था एक्स लाइन, जिसको हम लोग एक्स एल बोल रहे थे, चूंकि वो प्योरली इंडक्टिव था, है ना। वहां पे सिर्फ इंडक्टिव पार्ट था, कैपेसिटिव पार्ट वहां हम लोग नहीं एज्यूम कर रहे थे। और अभी आपने कितना रिएक्टेंस लगा दिया, एक्सी, यानी कि भाई जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में नया आपने कितना लगाया, कितना आपने रिएक्टेंस वहां पे इंट्रोड्यूस किया, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कंपनसेशन। वही परसेंटेज लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्सी बाई एक्स लाइन इंटू 100, ठीक है ना। अगर बिना परसेंटेज का लिखिएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं के, है ना, सीरीज कंपनसेशन के से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई वोल्टेज खूब इंप्रूव करना है तो आपको जितना मन करे उतना आप कैपेसिटेंस लगा दीजिए सीरीज में, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगा और वोल्टेज इंप्रूव हो जाएगा। ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन हम लोग जो सीरीज परसेंटेज सीरीज कंपनसेशन जो कर सकते हैं, परसेंटेज सीरीज कंपनसेशन जो अलाउड है वो कितना अलाउड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज सीरीज कंपनसेशन इज ओनली 30%, 30% से ज्यादा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग लेते हैं सीरीज कंपनसेशन का 30% ही लेते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं। क्लियर है इतना, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये चीज समझ में आ गया तो आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए, अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए सीरीज कंपनसेशन समझ में आ रहा है आपको। सीरीज कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने जो एक्स्ट्रा भी ऐड किया हुआ है और पहले से जितना था, ठीक है ना, उसका रेशियो एक्सी बाई एक्स लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज सीरीज कंपनसेशन, ठीक है ना। ये टोटल था, उसमें एक्स्ट्रा क्या लगाया आपने, एक्सी लगाया, क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कंपनसेशन। की से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से यहीं से हम लोग समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से कंसंट्रेशन बना के रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बोलूं विदाउट सीरीज कंपनसेशन, विदाउट सीरीज कैपेसिटर अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली मैं थोड़ा मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फटाफट, ठीक है ना। विदाउट सीरीज कैपेसिटर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जे ऑफ एक्सएल है, ये एक्स लाइन है, जो बोलना है बोल दीजिए, यहाँ पे कैपेसिटिव पार्ट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें P की वैल्यू बताइए, तो P इज इक्वल टू होता है VS VR बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। इसी में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आप डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री रख दीजिएगा, यानी कि P मैक्सिमम जो है वो कितना हो जाएगा, VS VR बाई एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बोलते हैं इसको हम लोग, क्लियर है, P मैक्सिमम को। तो अभी रिएक्टेंस कितना है, एक्सएल है, तो यहाँ पे एक्सएल लिख दीजिए। चलिए ये केस 1 का है तो यहाँ P मैक्स 1 बोल देते हैं, चलिए P मैक्स 1 इतना है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं विद सीरीज कैपेसिटर, विद सीरीज कैपेसिटर। अगर सीरीज कैपेसिटर लगाते हैं तो देखते हैं स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी, P मैक्सिमम का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या करना है सर, सीरीज कैपेसिटर लगाना है, सीरीज कैपेसिटर लगा दीजिए। बट जब सीरीज कैपेसिटर लगाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, J टाइम्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा। यानी कि अब जो पावर लिखेंगे हम लोग P इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, VS
वी आर बाई एक्स लिखते थे, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी, और ये क्या हो जाएगा साइन डेल्टा। तो बताइए क्या ये ओवरऑल बढ़ गया या घट गया? ये घट गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई। अगर हम पी मैक्सिमम की बात करें तो पी मैक्सिमम क्या होता है वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्सएल माइनस एक्सी। तो पी मैक्स 2 जो है वो एक्सएल माइनस एक्सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और पी मैक्स 1 जो था वो सिर्फ एक्सएल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। डिनोमिनेटर वाला पार्ट घटा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा बढ़ेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से पी मैक्स 2 इज मोर देन पी मैक्स 1। और पी मैक्स क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी कितनी है, सिस्टम की स्टेबिलिटी कितनी है, कि थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये स्टेबिलिटी बोला जाता है। स्टेबिलिटी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना अलग से। तो जो ये टर्म्स मैं बहुत पहले से लिखाते हुए आ रहा हूँ, अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से ही मैं पी मैक्स आपको लिखते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना, कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होता है। तो ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, पी मैक्स 2 इज मोर देन पी मैक्स 1, यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको। यानी कि एक नोट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद सीरीज कैपेसिटर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इज मोर, देयरफॉर स्टेबिलिटी इज हाई। हम लोग बात बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज हाई। यानी कि सेकेंड केस में, यानी कि विद सीरीज कैपेसिटर जो सिस्टम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। विद सीरीज कैपेसिटर जो हमारा सिस्टम है वो क्या है ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है इतना? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देखें, अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं एक चीज कि क्या मैं P इज इक्वल टू वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा है ना हमारे पास, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? P इज इक्वल टू P मैक्सिमम इंटू साइन डेल्टा। जल्दी बताइए, P मैक्सिमम इंटू साइन डेल्टा लिख सकते हैं ना, क्योंकि वी एस वी आर बाई एक्स को ही तो हम लोग P मैक्सिमम बोलते हैं। मैं बोलूं कि आपका जो P है, ये जो P है आपका, ये कांस्टेंट है, दिस P इज कांस्टेंट, एक्टिव पावर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पावर। मैं बोलूं कि जिसका P मैक्स ज्यादा होगा, क्या उसका साइन डेल्टा कम होगा? जिसका P मैक्स ज्यादा होगा उसका साइन डेल्टा कम होगा, और जिसका साइन डेल्टा कम है, साइन डेल्टा अगर कम है तो, या साइन डेल अगर कम है तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी कम होगी। भाई साइन का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि एंगल डिक्रीज हुआ होगा। साइन 30 की वैल्यू 0.5 होता है और साइन 45 का वैल्यू 0.77 होता है। 45 पे वैल्यू ज्यादा है, 30 पे कम है कि नहीं? यानी कि अगर साइन का वैल्यू घटा यानी एंगल का वैल्यू घटा होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जिसका पी मैक्सिमम ज्यादा होगा उसका डेल्टा कम होगा। और मैंने स्टेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ाया है कि डेल्टा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा होती है तो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं जितना कम फॉर ए गिवन एक्टिव पावर, जो आपका लोड एंगल है वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा बोला जाएगा कि सिस्टम क्या है स्टेबल है। अब बताइए किस केस में पी मैक्सिमम ज्यादा आया था? पी मैक्सिमम 2 इज मोर देन पी मैक्सिमम 1। केस 1 से के कंपैरिजन में केस 2 का पी मैक्सिमम ज्यादा था, यानी कि डेल्टा 1 जो होगा वो डेल्टा 2 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो स्टेबल कौन हुआ? जिसका एंगल जिसका कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए स्टेबिलिटी 2 पॉइंट से भी बता सकते हैं, जिसका पी मैक्सिमम ज्यादा है वो ज्यादा उसकी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जो है वो हाई होगी, ये चीज हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि वो ज्यादा पावर तक, ज्यादा मैक्सिमम पावर वो ले सकता है, तब तक वो स्टेबल रहेगा। दूसरा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग जो आपका लोड एंगल है वहां से भी हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो वहीं से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, since delta 2 is less than delta 1, therefore in case 2 या
therefore with series capacitor system is more stable. क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिस्टम इज मोर स्टेबल। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे थे किस चीज के लिए, हम लोग यहां पे इसको यूज करना शुरू किए थे वोल्टेज करेक्शन करने के लिए। वोल्टेज हमें क्या करना था, वोल्टेज हमको इंप्रूव करना था, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे थे। बट हमने देखा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पावर एंगल स्टेबिलिटी या फिर एंगुलर स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, जो लोड एंगल, इसी को पावर एंगल भी बोलते हैं, पावर एंगल स्टेबिलिटी और लोड एंगल स्टेबिलिटी जो है या फिर एंगुलर स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, वोल्टेज कंट्रोल से। ठीक है ना, सिस्टम स्टेबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वोल्टेज इंप्रूवमेंट। तो इस डिवाइस को आप क्या बोलेंगे, क्या वोल्टेज करेक्शन डिवाइस बोलना ज्यादा अच्छा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी कंट्रोल डिवाइस है, या एंगुलर स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट डिवाइस, इसको ज्यादा अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि ये जो आपका केस है, यहाँ जो आपका केस आ रहा है कि हमने इसको यूज किया वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगुलर स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एंगुलर स्टेबिलिटी या फिर पावर एंगल स्टेबिलिटी और पावर एंगल स्टेबिलिटी और एंगुलर स्टेबिलिटी is more important than voltage improvement। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, therefore सीरीज कंपनसेशन डिवाइस, सीरीज कैपेसिटर या फिर सीरीज कंपनसेशन डिवाइस जो है, सीरीज कैपेसिटर इज नोन एज एंगुलर स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट डिवाइस और स्टेबिलिटी करेक्शन डिवाइस, इसको स्टेबिलिटी करेक्शन डिवाइस हम लोग बोलेंगे या फिर स्टेबिलिटी कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ऑप्शन में दोनों है कि सीरीज कैपेसिटर जो है उसको यूज करते हैं वोल्टेज इंप्रूवमेंट के लिए, ऑप्शन ए ये है, और ऑप्शन बी है कि सीरीज कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो क्या आंसर देंगे आप? अगर दोनों नहीं लिखा हुआ है तो किसी एक को ही चुनना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए सीरीज कैपेसिटर यूज होता है। नो डाउट वोल्टेज भी इंप्रूव हो रहा है, बट अगर दोनों आ जाए आपके ऑप्शन में तो किसको आपको देना है प्रायोरिटी? आपको प्रायोरिटी देना चाहिए किसको? स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन नहीं कराएंगे, सिंपली आप याद रखिए कि अगर सेम वोल्टेज इंप्रूव करना है टू इंप्रूव सेम वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट बढ़ाना है, ठीक है ना, या फिर 100 वोल्ट बढ़ाना है या 500 वोल्ट वोल्टेज इंप्रूव करना है, तो क्यू शंट कैपेसिटर जो है इसकी रेटिंग ज्यादा होगी और क्यू सीरीज कैपेसिटर जो होगा उसका रेटिंग ज्यादा होगा। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि सेम वोल्टेज इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा कैपेसिटर ज्यादा रेटिंग का लगेगा,
क्यू शंट कैपेसिटर या क्यू सीरीज कैपेसिटर। तो क्यू शंट कैपेसिटर कहने मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 100 वोल्ट इंप्रूव करना है, तो अगर क्यू शंट कैपेसिटर आप यूज कीजिए, आप शंट कैपेसिटर इंप्रूवमेंट डिवाइस यूज कीजिएगा, यानी शंट कैपेसिटर यूज कीजिएगा वोल्टेज इंप्रूव करने के लिए, तो हो सकता है कि उसमें जो रिएक्टिव पावर लगे, क्यू शंट कैपेसिटर जो लगे, वो रिक्वायरमेंट हो 5 बार का, बट सीरीज वाला अगर आप यूज करेंगे, बट सीरीज कैपेसिटर यूज करेंगे तो वो आपको 3 बार में ही काम चल जाएगा। ये कहने का मतलब है कि कम रेटिंग के ही कैपेसिटर से हम लोग सीरीज कंपनसेशन से सेम वोल्टेज इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है इतना? आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो नो डाउट अगर वोल्टेज इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीरीज कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं अंडर वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हो तो रिसीविंग एंड के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? करते क्या है, इसमें सीरीज कैपेसिटर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के साथ, ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देते हैं जिसको सीरीज कैपेसिटर हम लोग बोल रहे हैं। वो क्या करता है, ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस चेंज कर देता है। बहुत शुरू में मैंने जब वोल्टेज कंट्रोल मैंने स्टार्ट किया था तो आपको ने बोला था कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, देखिए मैंने आपको बताया था वोल्टेज ड्रॉप, अगर आप क्लास को ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू होता है आई इंटू जेड। तो वोल्टेज ड्रॉप को आप चेंज कर सकते हैं करंट को चेंज करके या फिर जेड को चेंज करके। तो अभी जो मेथड हमने यूज किया है ना, उसमें हमने जेड को चेंज किया, इंपिडेंस को ही क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। तो सीरीज कंपनसेशन से क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के इंपिडेंस को ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? एक चीज और समझिए अच्छे से, ये तो आपका स्टैंडर्ड है, क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो 3 मेथड हमने पढ़े हैं तो आपके स्टैंडर्ड मेथड हो गए, 3 और मेथड है वो भी स्टैंडर्ड मेथड है। बट कंपनसेशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना? कंपनसेशन जो है वो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मैं बोलूं कि आपका एक ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस बताइएगा आप। चलिए लॉसलेस का ही बता दीजिए। लॉसलेस का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी। किसी को कोई प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी। अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, पहले इस तरह का कुछ टर्म आया था, जे टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाई जे इंटू ओमेगा सी, तभी जे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया था और एल बाई सी बचा था, याद है कि नहीं? या फिर यहां से भी स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, जे से मल्टीप्लाई जे से डिवाइड, तो ये टर्म आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या दे रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, जे इंटू ओमेगा एल, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। यानी कि जे टाइम्स ऑफ एक्सएल लिख सकते हैं क्या, जे टाइम्स ऑफ एक्स लाइन लिख सकते हैं क्या, चलो एक्स लाइन लिख देते हैं इसको, जे टाइम्स ऑफ एक्स लाइन। क्लियर है? अब ये क्या है, जे इंटू ओमेगा सी क्या होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, जे इंटू ओमेगा सी क्या है, जे इंटू ओमेगा सी है बी सी, है ना? बी या बी लाइन लिखिए ज्यादा बेटर है, बी लाइन लिखिए, बी लाइन लिखिए ज्यादा बेटर होगा, बी लाइन। और बी लाइन क्या होता है, जे इंटू ओमेगा सी। चूंकि अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन की, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हमने देखा था कि एक यहाँ पे होता था इंडक्टर, फिर होता था कैपेसिटर, फिर होता था एक इंडक्टर, फिर एक कैपेसिटर। अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ऐसे ही तो किया था हमने, पर किलोमीटर लेंथ का हमने इंडक्टर और कैपेसिटेंस लिखना शुरू किया था। शंट में ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस भी होता है, शंट में ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस भी होता है। ठीक है ना? तो अब हम लोग उस कैपेसिटेंस को भी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये शंट का जो कैपेसिटेंस होता है उसी को हम लोग बोलने जा रहे हैं बी लाइन। क्या बोलने जा रहे हैं, बी लाइन बोलने जा रहे हैं इसको। तो बी लाइन यानी कि लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का जो ससेप्टेंस है, यानी रिएक्टेंस का उल्टा जो होता है उसको ससेप्टेंस बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था ZC इज इक्वल टू, एक तरीके से और हमने पढ़ा था, Z बाई वाई, है ना? वाई क्या है, एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस किसके फॉर्म में लिखते हैं, कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, इसी के फॉर्म में लिखा जाता है। और इंपिडेंस किसके फॉर्म में लिखा जाता है, इंपिडेंस लिखा जाता है रेसिस्टेंस
प्लस रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखा जाता है, प्लस माइनस या प्लस माइनस यहाँ हो सकता है। तो वही यहाँ पे ये क्या है, शंट ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट कैपेसिटेंस होता है ना, चार्जिंग करंट की वजह से ओरिजिनली जो होता है, एक तो होता है जो आप लगाएंगे कंपनसेशन डिवाइस लगाएंगे, शंट रिएक्टर लगा सकते हैं, शंट कैपेसिटर लगा सकते हैं, बट ट्रांसमिशन लाइन का भी तो अपना शंट कैपेसिटेंस होता है, शंट कंडक्टेंस होता है, जो हमने शंट कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया था। हमारी बात समझ में कि नहीं? तो उसी का मैं बी लाइन लिख रहा हूं, तो बी लाइन इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा, जे इंटू ओमेगा सी। जे इंटू ओमेगा सी जो है वो क्या है हमारा, बी लाइन है जे इंटू ओमेगा सी। तो जे इंटू ओमेगा सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लाइन मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कोई कंपनसेशन नहीं है, ये ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन का है, इसमें सीरीज में कुछ नहीं लगाया मैंने अलग से, शंट में कुछ नहीं लगाया, तो यही तो रहेगा आपका, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही क्वांटिटी आपके पास रहेगा। बट मैं अब बोलूं आपसे, अच्छा एक चीज और बताइए, क्या आपको सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का फॉर्मूला याद है? सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, VA² / ZC। याद आ रहा है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस के ऊपर डिपेंड करता है सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। तो देखिए कितना अच्छा मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है, ठीक है ना, वोल्टेज कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए कंपनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं बोलूं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि शंट कैपेसिटर हमने लगा दिया, विद शंट कैपेसिटर आपको ये बताना है, विद शंट कैपेसिटर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप शंट कैपेसिटर विद शंट कैपेसिटर यानी कि विद शंट कैपेसिटर कंपनसेशन लिख दीजिए, यानी कि एक तो ट्रांसमिशन लाइन का अपना शंट कैपेसिटर होता ही है, बट अलग से वोल्टेज इंप्रूव करने के लिए भी तो आप शंट कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद कंपनसेशन हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा कंपनसेशन है, शंट कैपेसिटर यूज किया गया है। तो पहला क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों आपको आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, आप खुद सोचिए, थोड़ा सा आराम से टाइम लेके वीडियो को पॉज करके आप खुद देखिएगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज आपको बताना है, क्लियर है। तो आप बताइए कि अगर हम सिंपल अगर ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर यहाँ पे कंपनसेशन नहीं होता तो ट्रांसमिशन लाइन को तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, ध्यान से देखिए, ट्रांसमिशन लाइन को तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, है ना, आइडियल ट्रांसमिशन लाइन को जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 है, लॉसलेस मान लेते हैं, उसको दिखाना हो तो यही तो हम बोलेंगे, चलो भाई ये इसका JX लाइन है और ये क्या है, J टाइम्स ऑफ B लाइन है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। ये आपका ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है कि नहीं। बट क्या बोला, यहाँ जो भी लोड वगैरह लगा हुआ है वो सब चीज है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आप शंट कैपेसिटर ऐड कर दीजिए कंपनसेशन के लिए। तो कंपनसेशन के लिए अगर आपने शंट कैपेसिटर ऐड किया, तो देखिए क्या मॉडिफाई होगा, शंट वाला पार्ट मॉडिफाई होगा या सीरीज वाला, शंट वाला पार्ट मॉडिफाई होगा। क्या लगाया यहाँ पे हमने, एक कैपेसिटर लगाया है JBC, ठीक है ना, एक कैपेसिटर एक्सटर्नल कैपेसिटर हम लोग लगा रहे हैं जिसको JBC बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए ओवरऑल शंट का एडमिटेंस कितना हो गया, शंट का एडमिटेंस कितना हो गया, पैरेलल में क्या होता है, एडमिटेंस ससेप्टेंस क्या होता है, ऐड होता है ना, ऐड होता है, पैरेलल में ऐड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ZC लिखना चाहता हूं तो ZC इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ J ऑफ X लाइन। तो लाइन में तो कोई चेंज नहीं आया है, X ऑफ लाइन में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, आप बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, J टाइम्स ऑफ B लाइन प्लस BC, J लाइन प्लस BC, ठीक है ना। कैपेसिटर लगा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे BC का सिंबल दे दिया, अगर एक इंडक्टर लगेगा यहाँ पे तो यहाँ पे हम इसको BL का सिंबल दे देंगे। बट जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग लाइन वर्ड यूज कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए J से J कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बताइए ओवरऑल क्या हुआ, बिना कंपनसेशन का तो ये था, बिना कंपनसेशन का कौन सा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ JX लाइन डिवाइड बाय JB लाइन। अब क्या हो रहा है, जब आप कंपनसेशन कर रहे हैं शंट कंपनसेशन कैपेसिटर के साथ,
तो क्या हो रहा है, ओवरऑल ये डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म बढ़ गया, ठीक है ना। तो ZC क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला आंसर है कि अगर आप शंट कैपेसिटर कंपनसेशन कर रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल के लिए या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस घट गया तो बताइए सर्ज इंपीडेंस लोडिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला होता है V² तो ZC अगर घटा है तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन गए ना आपके। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप किसी भी जेईई स्टूडेंट से पूछिएगा कि अगर हम लोग शंट कैपेसिटर लगा दें वोल्टेज कंट्रोल के लिए तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोल देगा वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये बोलेगा वोल्टेज पावर फैक्टर इंप्रूव होगा या पुअर होगा, तब भी वो बोलेगा अच्छा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस आपके जीबी गुप्ता में दिए हुए हैं, ठीक है ना यार। जनरली ऑब्जेक्टिव्स के बुक में दिए रहते हैं, बट आप उससे ये पूछ लीजिए कि अगर हम लोग शंट कैपेसिटर लगा दें वोल्टेज कंपनसेशन के लिए तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो नहीं बता पाएगा। मैक्सिमम 99.9% स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं ये या दूसरा ये पूछ लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तब भी वो नहीं बता पाएंगे। जो बंदा ये चीज पढ़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग एक स्टेप आगे का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं है, बाकी और सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस कहे जाएंगे इसको, ठीक है ना, कि अगर आप शंट कंपनसेशन करते हैं विद कैपेसिटर, ठीक है ना, तो क्या होगा। या फिर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए अगर आप शंट कंपनसेशन करते हैं तो, कैपेसिटर ना बोल के सिंपली क्या बोल देगा, वोल्टेज बढ़ाने के लिए अगर शंट कंपनसेशन करते हैं तो क्या होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने की बात हो रही है, तो वोल्टेज बढ़ाने वाला कौन है, शंट कैपेसिटर, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि वोल्टेज घटाने वाला अगर कंपनसेशन कर रहे हैं, वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए कंपनसेशन कर रहे हैं, या फेरेंटी इफेक्ट के केस में कंपनसेशन कर रहे हैं, तो आपके माइंड में जाना चाहिए अच्छा फेरेंटी इफेक्ट है यानी रिसीविंग इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, इसको कम करना है, कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग शंट रिएक्टर यूज करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से बात समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोलूं विद कंपनसेशन विद शंट रिएक्टर, कंपनसेशन विद शंट रिएक्टर। तो भाई ओरिजिनल पहले बना लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ये तो ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन है सर, ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन तो यही है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन है, जे ऑफ एक्स लाइन, ठीक है ना, और ये है आपका जे ऑफ बी लाइन। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई आपको शंट रिएक्टर के साथ कंपनसेशन करना है, यानी कि एक पैरेलल में क्या लगाना है, एक रिएक्टर लगाना है। तो रिएक्टर के लिए क्या लिखते हैं, रिएक्टर के लिए लिखते हैं माइनस जे टाइम्स ऑफ बी एल, माइनस जे टाइम्स ऑफ बी एल। समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थ्योरी एक कराता हूं मैं आपको, समझिए बात को अच्छे से। जब रिएक्टेंस लिखते हैं ना, रिएक्टेंस के लिए अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है ना, एल होता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखेंगे तो जे ऑफ एक्सएल लिखेंगे। बट रिएक्टेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस, रेसिप्रोकल। जैसे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, जी से दिखाते हैं ना, वैसे ही रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ससेप्टेंस, और उसको दिखाते हैं बी से। तो अगर रिएक्टेंस लिख रहे हैं जे एक्सएल तो ससेप्टेंस लिखेंगे माइनस ऑफ जे बी एल, याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो यहां पे अगर रिएक्टेंस लिख रहे हैं माइनस ऑफ जे एक्स सी तो ससेप्टेंस लिखेंगे प्लस ऑफ जे बी सी, ठीक है ना। एल और सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस के लिए, अगर आर वर्ड यूज करते हैं तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1/r उसको हम लोग बोलते हैं जी। और 1/jbc भी क्या है, ये jbc कुछ नहीं है, 1/-jxc है, 1/-jxc है। क्लियर है। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो देखिए हमको ससेप्टेंस के टर्म में लिखना है, ससेप्टेंस के टर्म में यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना,
क्यों ससेप्टेंस के टर्म में लिखते हैं, बेसिक पे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इज इक्वल टू होता है Z बाई वाई, है ना। शंट वाले को एडमिटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, और एडमिटेंस और जैसे इंपिडेंस से ही रिलेटेड है क्या रिएक्टेंस, भाई इंपिडेंस लिखना होता है तो हम R प्लस जे ऑफ एक्सएल या फिर R माइनस जे ऑफ एक्सी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से जब हमको एडमिटेंस लिखना होता है तो हम G प्लस G माइनस जे ऑफ बी एल या फिर और y इज इक्वल टू G प्लस जे ऑफ बी सी ऐसे लिखते हैं। क्लियर है सर। तो अगर मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ यानी कि लॉसलेस की बात कर रहा हूँ तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अगर सीरीज में बात करें इंपेडेंस के टर्म में अगर बात करें तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसलिए यहाँ पे R और G टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे Z के जगह पे हम लोग जे एक्सएल लिख रहे हैं और Y के जगह पे BC के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है। मैं अगर आपने क्लास ढंग से किया हुआ है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, बैक जाकर लिख लीजिएगा एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे लिखना है ZC, आप बताइए, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे लिखना है ZC, तो ZC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था J टाइम्स ऑफ सीरीज वाला पार्ट डिवाइडेड बाय J टाइम्स ऑफ शंट वाला पार्ट। तो J टाइम्स ऑफ शंट में क्या लगा हुआ है B लाइन, ये तो है ही, बट एक और आ गया एक्स्ट्रा, क्या माइनस ऑफ BL। तो विदाउट शंट कंपनसेशन क्या था, विदाउट शंट कंपनसेशन ZC इज इक्वल टू क्या होता था J ऑफ X लाइन डिवाइडेड बाय J ऑफ B लाइन। इसको माइंड में रखिएगा, ये विदाउट शंट कंपनसेशन था, विदाउट कंपनसेशन ये था कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, बट अगर आपने कंपनसेशन कर दिया विद शंट रिएक्टर तो अब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस क्या हो गया J टाइम्स ऑफ B लाइन माइनस BL। और यहाँ पे हम देख रहे हैं साफ साफ कि डिनोमिनेटर पार्ट क्या है डिक्रीज हुआ है, तो ZC क्या होगा इंक्रीज होगा। अगेन हम बात करें PSIL की यानी कि सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, पावर ही तो है, SIL लिख लो PSIL लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई ZC। तो ZC क्या हुआ है बोलिए बढ़ा है, PSIL क्या होगा घटेगा, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होगा घटेगा। क्लियर है। यानी कि जब अगर आप रिजल्ट याद रख सकते हैं बार बार रिवाइज कर सकते हैं तो बेटर है, अदरवाइज कितना सिंपल है, आपको दिखेगा कि एक जैसा दोनों कैपेसिटर अगर लग रहा है तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो बढ़ रहा था, अगर अलग अलग फैमिली के हैं एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है वो अगर है तो ऑब्वियस सी बात है घट रहा है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा लास्ट क्वेश्चन जो है मैं बोलूं कि सीरीज कैपेसिटर लग गया है ना, कंपनसेशन विद सीरीज तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, कंपनसेशन विद सीरीज कैपेसिटर। चलिए पहले ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन बना लेते हैं। ये आपका ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन है कि नहीं, ये आपका ओरिजिनल ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पर क्या है आपका एक शंट लगा रहता था। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सीरीज कंपनसेशन करना है, यानी कि एक कैपेसिटर भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सीरीज कंपनसेशन विद सीरीज कैपेसिटर, ठीक है ना, या फिर सीरीज कंपनसेशन भी बोल देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकली कैपेसिटर के साथ ही कंपनसेशन करते हैं। तो ये क्या था आपका J टाइम्स ऑफ X ऑफ लाइन, और ये क्या था J टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ J ऑफ XC हो जाएगा, है ना, XC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो भाई आपका क्या लगा हुआ है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटर है वो तो है ही, ट्रांसमिशन लाइन वाला कैपेसिटर तो यहाँ पे रहेगा ही, जिसको हम लोग J टाइम्स ऑफ B लाइन बोल रहे हैं, J टाइम्स ऑफ B लाइन बोल रहे हैं। क्लियर है, ये आपका बस बार है, ठीक। अब बताइए, अब मुझे अगर ZC लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ J टाइम्स ऑफ X लाइन तो पहले होता ही था, बट अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, अब एक्स्ट्रा आ गया सीरीज में कैपेसिटर, तो J टाइम्स ऑफ X लाइन माइनस XC हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब शंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है तो J टाइम्स ऑफ B लाइन हो जाएगा। तो बताइए क्या हो रहा है, ओवरऑल जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या हो गया घट गया, न्यूमरेटर क्या हो गया घट गया, तो ZC भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग होता है V स्क्वायर बाई ZC चूंकि डिक्रीज हुआ है तो PSIL क्या होगा बढ़ जाएगा, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा।
सर्ज इंपेडेंस लोडिंग बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? इस तरीके से हम लोग, अच्छा कोई क्वेश्चन ये भी बना के दे सकता है कि सीरीज में अगर हम लोग इंडक्टर के साथ कंपनसेशन कर दें तो क्या होता। अगर सीरीज में इंडक्टर के साथ कंपनसेशन करते, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपने कैपेसिटर लगाया है, यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा एक और इंडक्टर लगा देते तो क्या होता, यहाँ पे आता प्लस जे ऑफ एक्सएल आता, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस बढ़ जाता और एसआईएल क्या होता, घट जाता। क्लियर है? तो ये आज का टॉपिक था आपके सामने, हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो डायनेमिक डिवाइसेस हैं वो आधे घंटे में हो जाएगा, उसको डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि पूरा मशीन का पार्ट है वो, ठीक है ना। वहाँ पे जो सिंक्रोनस कंडेंसर है, सिंक्रोनस कॉइल है और सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस एक्साइटेशन पे वो वर्क करता है, ये सारी चीजें ही हम लोग को सिर्फ वहां से देखनी है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी वो आधे घंटे का ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप पहले कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, चीजें माइंड में रहेंगी। अगर ये मेथड आप सीख लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आप चाहें तो विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो विजुलाइज करके ही बता सकते हैं। कोई बोलेगा कि हाँ भाई शंट में हमने एक कैपेसिटर लगाया है एक्स्ट्रा, है ना, वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए, बताओ सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला जाना चाहिए कि सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पूछा जा रहा है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस के बारे में पहले हम लोग पता कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस अगर देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, शंट में तो पहले से ही ट्रांसमिशन लाइन में एक कैपेसिटर होता है, अब आप कंपनसेशन के लिए एक और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटर ही है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी, ठीक है ना। तो सी वाला पार्ट बढ़ रहा है यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो जेड घट जाएगा, जेड घट गया यानी सर्ज इंपेडेंस लोडिंग बढ़ जाएगा। इस तरीके से ओरली आपको करने आना चाहिए, विजुलाइज करके करने आना चाहिए, ठीक है ना। आपको केसेस रटने की जरूरत नहीं है, एज ए क्वेश्चन इसको लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग वोल्टेज कंट्रोल को कंप्लीट कर देंगे।